अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 साल की बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर जब बिलाखिर सियासी हल गलबा पाने जा रहा है, सारे सियासी मुखालिफ जो हैं वो टेबल टॉक पर मान गए हैं। ऐसे में हुकूमत इन मुज़ाकरात के लिए अभी भी लग रहा है कि वो उस तरीके से मुतमईन नहीं है। अब दोनों अतराफ़ से मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बन चुकी हैं। पहली मुलाकात के लिए जो है वो सब कुछ तय भी हो चुका है। ऐसे में हुकूमत जो है वो अभी भी नाराज़ लग रही है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बातें कर रही है, वहीं मुज़ाकरात से पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज लंदन से बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पीटीआई को वो ऐसे चार्जशीट कर रहे थे जैसे मुज़ाकरात नहीं बल्कि कल से उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले तो तलखी कम की जाती है, सुलह सफाई का एक माहौल बनाया जाता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि नून लीग जो है वो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ कर जो है वो मुज़ाकरात का जो बना हुआ एक माहौल है, ये बनने जा रहा है, इसको ख़राब करना चाहती है। लंदन से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया 9 मई जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। 18 साल जो वाले इलेक्शन जो है उनमें आरटीएस बैठा, किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से इक़्तिदार से महरूम किया गया। उसके बाद जो 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही, अरबों रुपए के गबन हुए, करप्शन हुई, लम्हों में जिसका स्टैंड बदल जाए वो क्या कौमी लीडर हो सकता है? कथित तौर पर कौमी लीडर नहीं हो सकता। आज से 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। ये माजी में क्या था? माजी में उनका प्रोडक्ट था, जिस तरह पॉरेज प्रोडक्ट है उनका, कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्ट है उनका, इस तरह इमरान खान भी उन्हीं का प्रोडक्ट। समझ में नहीं आ रहा लंदन में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों इतना ज़रूरी था। यहाँ पर नून लीग की और भी लीडरशिप मौजूद थी। अगर ये बातें इतनी ज़रूरी थी, यहाँ पर राना सनाउल्लाह हैं और लोग हैं, वो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लंदन में बैठ के ये बातें करने का क्या तुक बनता है? ख्वाजा आसिफ की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे नून लीग मुज़ाकराती अमल का हिस्सा तो बन रही है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से बन रहे हैं। इस पेशरफ से शायद वो खुश नहीं है। ये तासुर पहले ही आम है कि ताकतवर हलकों और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक का फ़ायदा नून लीग उठा रही है। अगर ये डेडलॉक ना होता तो इमरान खान अडयाला नहीं बल्कि इक़्तिदार में होते। ऐसा क्यों लग रहा है कि नून लीग मुज़ाकरात के लिए खुद नहीं बल्कि इसे ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है? हत्ता कि ख्वाजा आसिफ से पहले राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि पीटीआई हुकूमत से जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। नाज़रीन, एक दूसरे की नीयतों और संजीदगी पर शकूक व शुबहात के साथ तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटियाँ ज़ाहिर बैठने तो जा रहे हैं। 7 लोग तहरीक इंसाफ से और 8 हुकूमती इत्तेहाद के होंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो कमेटी बनाई है उसमें नून लीग से डार साहब है, राना सनाउल्लाह है, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कमर हैं, एमक्यूएम से खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान हैं, काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन इस हुकूमती जो पार्टी है बनाई गई उसमें शामिल होंगे। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई से उमर अयूब खान है, अली अमीन गंडापुर है, असद कैसर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा के अलावा इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा नासिर अब्बास कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों की पहली मुलाकात कल 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मेज़बानी में स्पीकर चैम्बर में होने जा रही है। अभी इन मुज़ाकरात के कोई TORs तो सामने नहीं आए, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकार सियासी मुखालिफों के इस तरह मिल बैठने को एक बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू मान रहे हैं। इस मुलाकात की दावत पीटीआई ने ये कहते हुए कबूल की है कि उम्मीद है कि कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कल कहा है कि कल मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करके इस मुलाकात के बारे में इमरान खान को इन्फॉर्म करेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर या मनसूख करने का हतमी फ़ैसला भी अब बानी पीटीआई ही करेंगे। देखना अब ये होगा कि तवील सियासी लड़ाई के बाद मुश्किलों से मुज़ाकरात की तरफ आने वाली हुकूमत और अपोजिशन की सियासी कमेटियाँ टेबल पर कैसे अपने अपने एजेंडे पर एक दूसरे को कायल करती हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा उमर अयूब ने अभी से वाज़ेह कर दिया है कि हमारे 2 ही एजेंडे हैं, अगर ये माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर ये काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं इमरान खान साहब ने कि 9 मई उसके बाद हमारे 26 नवंबर को इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी, ना हुआ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सारा आंखों पे। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई जल्द अज जल्द इमरान खान समेत अपने लोगों की जेलों से रिहाई चाहती है। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए
ख़बरों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक अपना एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। PTI ने जुडिशल कमीशन के ज़रिए 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के मुतालबे के साथ 5000 सियासी कैदियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें इमरान खान का नाम सबसे ऊपर है। इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात की फहरिस्त कल ही हुकूमत को थमा देगी। शायद यही वजह है कि हुकूमती हल्के PTI के साथ डायलॉग को मुज़ाकरात बराए रिलीफ की नज़र से देख रहे हैं। हुकूमती अहदेदार ये कह रहे हैं कि PTI से मुज़ाकरात होंगे लेकिन जराइम पर छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर हुकूमती रवैये में लचक और जारी कार्रवाइयों में नरमी नहीं आती तो क्या PTI मुज़ाकराती अमल को जारी रख सकेगी? हुकूमत ये क्यों मशवरा दे रही है कि अगर कल 190 मिलियन पाउंड केस में फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आता, अब ये जो ज़राए बता रहे हैं कि कल जो है फ़ैसला नहीं आएगा, वो डिले हो जाएगा और ये फ़ैसला जनवरी तक डिले हो सकता है। तो अब देखना ये है कि PTI का कल के मुज़ाकरात के बाद क्या उनकी स्ट्रैटेजी, क्या लाए अमल होगा। अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर क़ानून तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका। अज़हर सिद्दीक़ साहब, पहले तो आप लोग कह रहे थे कि हुकूमत कमेटी बना दे, मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हम इसको जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसको डिले मौखर कर देंगे, इससे हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अभी भी आप कल तक इसको इसीलिए डिले कर रहे हैं कि पता नहीं बात बनती भी है या नहीं बनती। अभी एक एज ए टूल अभी आप लोगों ने रखा हुआ है सिविल नाफरमानी की तहरीक की, अभी धमकी रखी हुई है आप लोगों ने कि कल अगर कोई बात नहीं बनती तो हम जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। जी बहुत शुक्रिया। समझना तो ये है कि सीरियसनेस क्या है। जो हम पे इल्जाम था कि हम किसी सियासी डायलॉग की तरफ नहीं आते, तुम सियासी डायलॉग की तरफ आ गए हैं। सियासी डायलॉग जब होता है ये को प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए नहीं होता। ये जो जुल्म ज्यादती है इस गवर्नमेंट ने की है, इनसे को मिन्नत अल्लाह तो हमने करना नहीं है। हम बात कर रहे हैं आइन पर अमल दरामद के हवाले से। हम चाह रहे हैं कि जो इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती हो रही है वो अब खत्म होनी चाहिए। लेकिन और डिमांडें बड़ी जायज है। यानी मुझे है ना कि जुडिशल कमीशन बनाना, क्या हम कह रहे हैं कि वो हमारी फेवर में रिपोर्ट दे दे? बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कह रहे। और माजी में भी हमने मिसाक़े जमहूरियत से अगर नहीं सीखा कि सियासी लोगों के साथ क्या करना है, सियासी रवैया क्या रखना है, सियासी कैदियों की रिहाई मांग रही है, तो इसमें ऐसी क्या बात है? आप लोगों ने मुतालिबात की जो ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें ज़ाहिर है 5000 सियासी कैदियों की जो फहरिस्त है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग आप लोगों ने पकड़े हुए उनको रिहा किया जाए, बानी PTI का नाम भी शामिल है। वो हुकूमती लोग तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई ये तो एजेंडे में शामिल ही नहीं है। मुज़ाकरात का ये मतलब थोड़ी है कि जो जराइम किए हैं 9 मई 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उससे आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा या उसमें कोई छूट नहीं मिलनी है, कोई रिहाई जो है एजेंडे में शामिल नहीं है। अच्छा देखिए, तारीखी तौर पर बताएं, हमने कौन से कोई NRO ली है? हमने तो कोई डिले नहीं की ना, हम तो मुल्क से नहीं ना भागे। हमारे तो पीछे रह के एक साथ छोड़ के आप चले जाएं, साइड पे हो जाएं। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम कौन सा बात बड़ी वाज़ेह है कि तारीखी तौर पर है इमरान खान के खिलाफ 4 सजाएं दी, 2 नीस्तो नाबूद होगी। साइफर का क्या हाल हुआ, इद्दत का क्या हाल हुआ, तोशा खाना एक जो है वो सस्पेंड हुआ दोनों तो तोशा खाना की सजाएं सस्पेंड हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस नहीं बन रहा, जबरदस्ती बना रहे हैं। अब कल फैसला आ रहा तो फैसला नहीं आ रहा। और वो बातें कहां से आ रही है? वो ये जितने भी फैसले हैं मुनीफ फारूक या कोई और एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो आकर बताते थे। और ये भी अब वही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम सिर्फ बताना ये है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। और हम जो 5000 की लिस्ट दे रहे हैं, मेरे से ले लें आप, तारीखी तौर पर बता देता हूं कि पंजाब के अंदर 10,000 लोगों के नजरबंदी के ऑर्डर आए थे 2022 में, 2023 में 4787, फिर उसके अलावा सैकड़ों वो 144 का निफाज करना, खंदे के खोद देना, आपके सामने मौजूद 144 का निफाज कर देना। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं फाइनली, लेकिन इतने अरसे के बाद 2 बदतरीन मुखालिफों का मिल बैठना शकूक शुबहात से भरा पड़ा है। अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है और दोनों तरफ है। एक दूसरे की नीयत और संजीदगी पर दोनों सवालात उठा रहे हैं, दोनों में कोई भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। यकीनन अगर हुकूमती कमेटी के जहन में हुकूमत को बचाने का हर हरबा होगा तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी चाहेगी कि इन मुज़ाकरात में उनकी सियासी मकबूलियत को
नुकसान ना पहुंचे। अगर हुकूमत इमरान खान को छोड़ने पर मान सकती है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि सिस्टम चलता रहे, जबकि तहरीक इंसाफ जो पहले ही अपने मैंडेट चोरी होने का इल्ज़ाम लगाती है वो नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहेगी। इन मुज़ाकरात में यकीनन हुकूमती कमेटी तहरीक इंसाफ के मुतालबात लेते हुए एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी को जहन में रखेगी और तहरीक इंसाफ की कमेटी हुकूमती मुतालबात मानने के लिए ज़ाहिर है अडयाला जेल से कबूलियत चाहेगी। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुकूमती कमेटी के जहन में होगा कि जिस हद तक हो सके 9 मई पर PTI को ज़ाहिर है और ज़्यादा इनको गंदा किया जाए और नाक की लकीरें निकलवाई जाएं, जबकि PTI ये ज़रूर चाहेगी कि 9 मई और 26 नवंबर को माफ़ी मांगे बगैर दरगुजर कर दिया जाए। मुज़ाकरात में चैलेंज होगा कि दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी में सीज़ फायर कायम रहे ताकि सियासी तनाव ना हो, टकराव की कैफियत पैदा ना हो जाए। लेकिन रंग में भंग भी तो मफाद में है, वरना ख्वाजा आसिफ लंदन में से बैठकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ना करते। मुज़ाकरात में ये भी चैलेंज होगा कि हुकूमत और अपोजिशन अपने सियासी कार्ड बर वक्त खेलते हैं या नहीं। PTI ने तो अपने दो मुतालबात करके अपने पत्ते शो कर दिए, मगर हुकूमत ने अभी कोई बात नहीं की। सवाल यह है कि मुज़ाकरात से हुकूमत और PTI एक दूसरे से क्या हासिल कर सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जैसे मैंने कहा कि फाइनली हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने जा रहे हैं। अब एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये ज़ाहिर है आपको भी लग रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही हो रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो आज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुज़ाकरात से एक दिन पहले, इससे आपको क्या लगता है कि इनसिक्योर हो रही हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त मिल गई है तो ये इन्हीं के पत्ते साफ ना हो जाएं, इनको ही ना घर जाना पड़ जाए? इतने इनसिक्योर क्यों लग रहे थे आज ख्वाजा आसिफ? आला हज़रत रेहाना डार वाले ख्वाजा आसिफ, आला हज़रत ख्वाजा आसिफ पर आने से पहले ये अच्छी बात है, मुस्बत पेशरफ्त है कि मुज़ाकरात के पहले बैकडोर बातचीत, बैकडोर राब्ते हुए, फिर उसके बाद सामने आई बात, फिर उसके बाद मुज़ाकराती कमेटियां बन गई, दोनों ने एक दूसरे को वेलकम कर लिया। और जो इस्लामाबाद की ख़बरें हैं, कच्ची पक्की ख़बरें, उनके मुताबिक तीनों फ़रीक़ैन बातचीत और मुज़ाकरात के हामी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा हुकूमत को फ़रीक माना है। इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, गासिब हुकूमत, नाजायज़ हुकूमत, चोर डाकू लुटेरों से एक कदम वो पीछे हटी है इन मुज़ाकरात के लिए। और इस्लामाबाद की खबरें, हाँ, इस्लामाबाद की खबरें बता रही हैं, कच्ची पक्की खबरें, लंगर गप्पें, कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ये तो ऑन कार्ड है, ये तो होंगे, इस पर किसी फरीक को कोई नहीं एतराज़ के दो। लेकिन ये नहीं कि आज मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो कल हो जाएंगे, 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है। और अच्छी बात है कि 190 मिलियन पाउंड केस इन्हीं बातचीत की वजह से, इन्हीं मुज़ाकरात की वजह से डिले हुआ है और उसका फ़ैसला जो महफूज हुआ है। और एक, हालांकि इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे सवालात भी हैं, लेकिन ये है कि 9 मई के जो मुल्ज़म हैं उनको सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं। और ये बात 9 मई में जो डेडलॉक था उससे ये आगे बढ़ेगी। उनके पास ज़ाहिर है आगे 4-5 फोरम्स होंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो सब कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ात कर रही है और होते हैं, लेकिन हर दौर में हुए हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हुआ है और हर हुकूमत उसके पीछे खड़ी नज़र आई है, अयूब खान से लेकर शहबाज हुकूमत तक, इमरान खान हुकूमत समेत। और ये भी एक तयशुदा हकीकत है कि हुकूमत हर कोशिश कर चुकी है और हर हरबा आजमाया जा चुका है। ना PTI को ख़त्म किया जा सकता है, ना PTI ख़त्म हो सकती है, ना इमरान खान को माइनस किया जा सकता है, ना इमरान खान माइनस हो सकते हैं। और 3 साल जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ, उससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ हर कोशिश कर चुकी है, जलसा, जलूस, इhtजाज, लॉन्ग मार्च। और मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि सड़कों पर आकर हुकूमत को गिराया जाए, हालांकि ये मैं इसको नाजायज़ हुकूमत समझता हूँ,
लेकिन इसके बावजूद मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये रवायत पड़ जाएगी, फिर जो हुकूमत आएगी अगला बंदा सड़कों पे आ जाएगा और फिर उसको जाना पड़ेगा। अच्छा भट्टी साहब, जो 9 मई के लोगों को सजाएं मिलना शुरू हुई, इससे आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुश्किल में लग रही है? बाकायदा नाम ले लेकर एतराफ़े जुर्म किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, इमरान खान, सबके बाकायदा नाम लिए गए, हसन न्याजी। नहीं, मैं सिर्फ एक जुमले के पाकिस्तान तहरीक, एक दो जुमले आपकी इजाज़त से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरह कोशिश कर चुकी है, हुकूमत को घर नहीं भिजवा सकी। और ये भी सच है कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल पाएगा। मईशत 19-20 के साथ जो बेहतरी की तरफ जा रही है, ये वापसी भी हो सकती है। दहशतगर्दी की नई लहर जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये मुतफ़िका तौर पर हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुश्तरका तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हल नहीं हो पाएगा। नफ़रत, सियासी अदम इस्तेकाम में कोई सरमायाकार नहीं आएगा, कोई सरमायाकारी नहीं होगी। और ट्रंप फैक्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते आगे चलकर। तो जितना चाहे लड़ लें, जितना चाहे ख्वाजा आसफ लंदन से ललकार लें या सियालकोट से ललकार लें या कौमी असम्बली में ललकार लें, मैं हैरान हूँ ख्वाजा आसफ साहब पे कि अपनी सीट मशकूक है। और ख्वाजा आसफ साहब जैसे लोगों को जो सारी उम्र उनके अपने पार्टी के कहते हैं कि जिन्होंने सारी उम्र मिल मिला के डीलें ढीलें की, वो इस वक्त उनका इस वक्त इस तरह ढिठाई से झूठ बोलना और इस तरह जहर उगलना किसका फ़ायदा होगा? जितना भी लड़ लें, आखिर बातचीत, आखिर मुज़ाकरात। जहाँ तक आपकी ये बात है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में होगी। तहरीक इंसाफ किस तरह मुश्किल में होगी कि एक तो जो मुतवक्का सज़ाएँ हैं, 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना 2 केस है, GHQ हमला केस है, 9 मई है, और ISPR कह रहा है कि मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जनरल फैज़ हमीद ट्रायल है, और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो कच्ची पक्की खबरें वो भी हैं कि कोई बड़ी सज़ा हो सकती है, और उस ट्रायल से जुड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा लग रहा है या ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी जो है कि पहला मरहला है सज़ाओं का, फिर है हाई कोर्ट, फिर है सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये तो अभी बड़े मरहले बाकी हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को लेकर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहीं पिछले कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान शिद्दत पसंदों के हमलों की जद में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में मुल्क भर में 61 दहशतगर्द हमले हुए, जो अक्टूबर के मुकाबले में 27% ज़्यादा हैं। इन हमलों में 68 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 127 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सवाल यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दर्जनों ऑपरेशन के बावजूद अब तक जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन क्यों कायम नहीं हो सका है। गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला मकीन में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बनाया और 8 दहशतगर्दों को मार डाला। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में पाक फ़ौज के 16 जवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। कलअदम तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके राजगाल में पाक अफगान बॉर्डर पर फितना अल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई थी, जिसमें 4 खारजी मारे गए थे और पाक फ़ौज के एक जवान ने जाम शहादत नोश किया था। नाज़रीन, पाकिस्तान ये कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी फितना अल खारिज अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है, मतलब कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और इससे अफ़गान हुकूमत की भी सपोर्ट हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया था कि TTP को अफ़गान तालिबान के अलावा अल-कायदा और कुछ दूसरे अस्करियत पसंद जो ग्रुप्स हैं
उनकी हिमायत हासिल है, लेकिन इस हकीकत को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत मानने को तैयार नहीं। कई बार पाकिस्तान हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा पाक अफ़गान सरहद के करीब अफ़गानी इलाकों कुनर्ड, नूरिस्तान, पक्तिका में फितना अल ख्वारिज के ठिकानों की निशानदही कर चुके हैं, लेकिन अफगान हुकूमत मान रही है, न खुद कार्रवाई करने को तैयार है। एक तरफ पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों का फैलाव जनूबी एशिया और अमेरिका के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिका के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया और कहा कि पाकिस्तान अपने हक़ के दिफा से दस्तबरदार नहीं होगा। नाजरीन, एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को अपने जौहरी हथियारों के फैलाव से रोक रहा है, वहीं हमसाया मुल्क भारत को खुली छुट्टी दे रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद, बल्कि 1-2 महीनों में ही हम देखते हैं कि दहशत गर्दी की जो लहर है कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसकी क्या आपको वजह समझ में आती है? अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, ये सब जानते हैं, लेकिन अफगान तालिबान इस बात को मानने को तैयार नहीं है और ना ही वो तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, एक तो बात यह है कि 2018 से 2020 के दरमियान जो हमारी बातचीत हुई तालिबान के साथ, फितना अल ख्वारिज के साथ, तो वो एक सेटबैक था जिसमें उनको टाइम मिला उसको मुनज़्ज़म होने का। और फिर जब अफगान तालिबान पावर में आए तो उससे सिचुएशन बेड टू वर्स हुई, क्योंकि उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। हाइड आउट्स हुए, वेपन्स जो अमेरिकन छोड़ के गए थे वो मिले, उनको फाइनेंसेस मिले, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट वहाँ पे हुई और उनके फैसिलिटेशन हुई, उनको वहाँ पे पेमेंट्स वगैरह होने लगी। तो उसके बाद वहाँ तमाम उनकी मदद वहाँ से हुई। और अभी ये है कि देखें कि दुनिया अब मान गई है। अब रिसेंटली देखें कि जो 18 दिसंबर को जेनीवा में एक G7 प्लस कंट्रीज का एक वहाँ पे मीटिंग हुई है जिसमें 11 ममालिक थे। तो G7 तमाम ममालिक इसमें हाजिर थे, OIC की रिप्रेजेंटेशन थी और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की इसमें रिप्रेजेंटेशन थी। इन्होंने 3 बातें उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि जी अफगानिस्तान में, एक तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो हालात हैं, ख़वातीन का एजुकेशन की बात की, और अब रिसेंटली उन्होंने कहा कि ख़वातीन मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ सकती हैं। और सेकंड, उन्होंने इंडोर्स किया है पाकिस्तान का जो स्टांस है कि जो टेररिज्म है वहाँ ये अफगानिस्तान उसका हब बन चुका है, न सिर्फ रीजन को खतरा है बल्कि आलमी अमन को खतरा है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, और उन्होंने कहा अफगानिस्तान को ये दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उन पर क्रैक डाउन करना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, चंद दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुई और इसमें उन्होंने एक्सटेंड किया यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम का जो टेन्योर था फॉर अनदर 14 मंथ्स, और इसको सपोर्ट करने में चाइना भी शामिल था और रशिया भी शामिल था। सो अफगानिस्तान के लिए वो भी सेटबैक था, क्योंकि ये लोग मॉनिटर करते हैं कि टेररिज्म और जो वहाँ पे एक्टिविटीज अफगानिस्तान से हो रही है। तो इसके अलावा देखें कि अभी जो समिट हुई थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो उसके साइड लाइन में पाकिस्तान, चाइना, ईरान और पाकिस्तान जो थे रशिया, इन्होंने फिर इंडोर्स किया कि यहाँ पे टेररिज्म है, और उन्होंने ये वाजे किया कि फितना अल ख्वारिज के साथ ब्रास का आपस में गठजोड़ हो चुका है और पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। सो दुनिया मानती। अब अफगानिस्तान क्यों नहीं मान रहा है? अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान इनको एज ए यूज करना चाहता है, एज ए लिवरेज के तौर पे। तो वो चाहता है कि इनको हम एकोमोडेट करें, एस्टवाइल फाटा में लाकर रखें, इनको अलाउ करें। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि माजी में जब TTP से बात की गई या इसको सपोर्ट किया गया या हमेशा ये कहा गया कि बातचीत ही हल है, ये आप समझते हैं कि ये गलती रही है? ये बिल्कुल रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2018 से 2020 में हमने जो कोशिश की बातचीत के लिए, तो हमने उनको टाइम दिया, उन्होंने रीग्रुप किया पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने अपनी रूट्स और मजबूत कर ली, और अब तालिबान के आने के बाद तो और मजीद मजबूत हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब ये जो पॉलिसी है, देखे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस आर्मी चीफ की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा किसी सूरत में फितना अल ख्वारिज के साथ बातचीत नहीं होगी,
बातचीत अभी हो भी सकती है, तो वो होगी बातचीत वो अफगान तालिबान के साथ हो सकती है। लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया कि वाना अब जो मकीन में इंसिडेंट हुआ है, दिस इज ए वेरी सीरियस इंसिडेंट। 16 शहादतें हुई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज उन्होंने वहां पे विजिट किया है, तो उन्होंने वहां पे एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है। जब उन्होंने ट्रुप से मुलाकात की तो ही सेड कि इस फितरल खारिज को तो एट ऑल कास्ट कौम की मदद से हम इसको खात्मे पर लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटेटर्स थे, जो एबेटर्स हैं और जो फाइनेंसर्स हैं, दे विल पे द कॉस्ट। और उन्होंने कहा हम इनके पीछे जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। ब्रिगेडियर साहब, इस खित्ते में अमेरिका की जो पॉलिसियों में एक अदम तवाज़न है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना और भारत को खुली छुट्टी देना, ये खतरनाक बात नहीं है? बहुत सीरियस बात है। देखें कि ये डिसीजन हुआ है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बायस है और डिस्क्रिमिनेटरी है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखें 4 दिन पहले उन्होंने सैंक्शन लगाए 4 कंपनीज पे। अगले दिन उनका जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर सेज कि जो हम वेपन्स जो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं वो अमेरिका को थ्रेट कर, हम अमेरिका से हमने क्या लेना देना है। हमें अपना हमारा तो जो डिफेंस जो वेपन सिस्टम है, इट इज डिफेंसिव इन नेचर, इंडिया स्पेसिफिक। लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स आप देख लें कि इंडिया जो वेपन्स अग्नि 5 के जो ट्रायल्स किए हैं वो 10,000 किलोमीटर पे फायर कर सकता है, टारगेट है। जबकि हमारा तो वो शाहीन है जो 2750 किलोमीटर्स का है। फिर उनको खतरा भी है। देखें कि अबाबिल भी हमने बनाए हैं, तो अबाबिल का 2200 किलोमीटर का है। और अबाबिल का फिर ये है कि ये जो रिमोटली जो इसमें सिस्टम जो है, तो उसमें जो इसमें मल्टी वार हट्स लेके ये जा सकता है, उस कैपेबिलिटी को भी, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसमें हमारी आती है। तो वो अबाबिल को आप देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो उसमें इस्लाम में भी अबाबिल का जो इम्पैक्ट था, तो वही अबाबिल का, इसी अबाबिल का भी इम्पैक्ट है। तो वी कैन स्ट्राइक एट एम एट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट वार हेड्स के साथ साइमल्टेनियसली उसको टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन देखें इंडिया एट द सेम टाइम यूरेनियम उनका ओपन मार्केट में सेल हो रहा है, वहां पे उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन सिंस they are acting as a policeman in the South Asian region for America, unfortunately वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के पीछे। लेकिन this is not the first time। देखिए 1985 में प्रेसिडेंट अमेंडमेंट से ये स्टार्ट हुआ था, 2003 में सैंक्शन 98 में लगी, 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2011 में, और इसके बाद 2020, 22 और पिछले साल हमने देखा कि कोई 3 दफा ऐसा हुआ जब बेलारूस और चाइना की कंपनीज को भी लगाई है। बहुत शुक्रिया तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।